हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 20 है और इससे पहले हम 19 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम यह भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दौरान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, लॉर्ड लिटन इसे कूर वायसराय माना जाता था। ठीक ना, कूर वायसराय माना जाता था लॉर्ड लिटन इसके शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार, ठीक है, दरबार का आयोजन हुआ था। और लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही सशस्त्र अधिनियम की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, सशस्त्र अधिनियम। ओके, फिर बात करें हम लॉर्ड रिपन की। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। ठीक है, 1880 से 1884 तक था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल और ये भारत का वायसराय था। ठीक है, वायसराय था। और लॉर्ड लिटन इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने निरस्त कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। फिर बात करें लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग यह 1813 से 1823 तक यह बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया लॉर्ड हेस्टिंग। और इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता। ठीक है ना, इसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी यह गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसने पहली रेल लाइन शुरू की थी। ठीक है ना, भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी। ठीक है, जो कि बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने और पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसने व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था। ठीक है ना, व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति या चूक नीति भी कहते हैं। ठीक है, हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं। ठीक है ना, तो व्यवगत का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसके तहत अगर किसी भी राज्य का अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को ब्रिटिश में मिला लिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसे हड़प नीति और चूक नीति भी कहते थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल था और इसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मसौदा तैयार किया था। ओके।
चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिकों को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो यह सम्मान प्राप्त है सीवी रमन को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीवी रमन। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, सीवी रमन यह भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज इन्होंने कब की थी? तो रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इस दिन को भारत में, ठीक है ना, इस दिन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसी के लिए रमन प्रभाव के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में भौतिकी में। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर अब हम बात करें विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। जेबी बोस यह भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है, फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा यह भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ओके, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो यह भारत के किस राज्य में है? तो सबसे पहले बात करिए भारत के किस राज्य में, तो यह उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले जाना जाता था हैली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी उत्तराखंड में और इसके बाद इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहला नाम पूछा जाए तो इसका सबसे पहले पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क और यह है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1908 में। ठीक है, 1908 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर लें महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है ना, तो महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो महात्मा इन्हें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। इसके अलावा इन्हें कई नामों से भी जाना जैसे बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत। ठीक है, तो इन्हें बापू किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने। और राष्ट्रपिता, तो इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र
बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फकीर, तो अर्ध नग्न फकीर इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। और इन्हें साबरमती का संत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साबरमती का संत के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में आगे बात करें तो इन्होंने कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है ना, पत्रिकाएं। तो इन्होंने पत्रिकाएं चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी थी, ठीक है ना। पुस्तक तो सबसे पहले हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। फिर उसके बाद मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। फिर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। तो ये थी महात्मा गांधी जी की पुस्तकें, ओके। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। फिर बात करें महात्मा गांधी के आंदोलन की, ठीक है। तो इनके आंदोलन सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1917 में, ठीक है। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1918 में। फिर रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। फिर उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 में। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है। तो ये थे महात्मा गांधी के आंदोलन, ठीक है। फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है। तो राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, ओके। फिर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद करें हम पंडित बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लोकमान्य तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है। तो कौन सी थी ये पत्रिका? तो ये पत्रिकाएं थी इनकी केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, 2 पत्रिका चलाई, केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी
पुणे में, ठीक है ना। पुणे में इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक ये है लाल बाल पाल, यह तिकड़ी में शामिल थे, ठीक है। लाल बाल तिकड़ी में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ओके, फिर विनोबा भावे, तो विनोबा भावे यह राजनीतिक और सामाजिक नेता थे, ठीक है, समाजवादी नेता थे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये थी डिटेल्स, ठीक है। 1 मिनट, ये थी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है। नोट से आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी और अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो इसे प्रॉपर तरीके से आप जमा के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ था। तो भारत के किस क्षेत्र में मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ, तो ये हुआ था केरल में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल में हुआ था मोहिनी अट्टम का विकास, ठीक है। फिर बात की और बात करें तो मणिपुर में किसका कौन सा नृत्य है, तो मणिपुर का है मणिपुरी, ठीक है। तो ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। उड़ीसा का है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। फिर उसके अलावा आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। फिर केरल का है कथकली, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। फिर है सत्रिया, 1 मिनट, असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो इस प्रकार है। उड़ीसा का है उड़ीसी, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ओके, तो शास्त्रीय नृत्य आप ज़रूर और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधायिका के संगठन संरचना और शक्तियों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य विधायिका के संगठन संरचना और शक्तियों से संबंधित है। तो यह संबंधित है भाग 6, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 6, ठीक है। फिर हम बात करें भाग 4 में, भाग 4 ये किससे संबंधित है। तो भाग 4 यह संबंधित है राज्य के नीति निदेशक तत्व से, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से। और भाग 3 तो यह संबंधित है मौलिक अधिकार से, ठीक है। भाग 3 है मौलिक अधिकार से और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। फिर भाग 5, तो भाग 5 यह संबंधित है संघ से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी नहीं लगाया जाएगा। तो यह किस अनुच्छेद में यह विचार है। तो यह विचार है अनुच्छेद 24 में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या हैं। तो इनमें से बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला है संसार दुखों से भरा है, तो ये इनकी मान्यता है। फिर उसके बाद
लोग इच्छा के कारण कष्ट भोगते हैं, तो ये भी बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। फिर उसके बाद है यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। फिर है ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, तो यह बौद्ध धर्म की मान्यता नहीं है, तो ये यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं, तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ये बौद्ध धर्म की मान्यता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार महत्वपूर्ण जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, महत्वपूर्ण जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियां यह पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ओके नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती यह सामाजिक सुधारक थे, ठीक है ना, सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, ठीक है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और ये सामाजिक सुधारक थे और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती के। ओके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य थे, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य थे, तो प्रारंभिक सदस्य थे तो ये थे के.एम. मुंशी। राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर के.एम. मुंशी यह संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य थे। ओके अब हम बात करें कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था, ठीक है ना। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, इसका विचार, तो इसका विचार दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है। M.N. रॉय ने 1934 में इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था। फिर संविधान सभा के मसौदा प्रारूप और मसौदा समिति के थे, ठीक है ना, प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। यह प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर संविधान को बनने में लगा समय, तो कितना समय लगा था संविधान को बनने में, तो इसे लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, ठीक है। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। फिर लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, ठीक है ना। संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओके चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था, तो इनमें से किस स्मारक का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था 4 मीनार का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और कब करवाया था, तो ये करवाया था 1551 में, ठीक है ना, ठीक है। 1551 में इन्होंने 91, ठीक है, 1591 में इन्होंने 4 मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना भी की थी, ठीक है ना, हैदराबाद शहर की स्थापना भी की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ओके नेक्स्ट है
1565 में तालीकोटा की युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पतन हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा की युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पतन हुआ था? तो पतन हुआ था विजयनगर साम्राज्य का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ये है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर काकतीय साम्राज्य के संस्थापक तो ये थे प्रोल प्रथम। चोल साम्राज्य का संस्थापक तो ये था विजयालय चोल। फिर पल्लव राजवंश का संस्थापक तो ये था सह विष्णु। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है? तो इनमें से कौन पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है? तो ये है कौशल्या रेड्डी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौशल्या रेड्डी यह पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटना डैश वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित सही है? ठीक है ना, घटना और वर्ष। ठीक है, घटना और वर्ष का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। तो सबसे पहला है पूर्ण स्वराज 1926 में। तो पहला वाला ये गलत है क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी लाहौर सत्र में। ठीक है, लाहौर सत्र में, और इसकी अध्यक्षता की किसने की थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसमें से गलत है ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज 1926 ये गलत है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता यह 1931 में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता ये हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है ना, इरविन के बीच यह समझौता हुआ था 1931 में। साइमन कमीशन 1928 में आया था। चोरी चोरा यह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है ना, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सीमा साझा नहीं करता है दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। तो कांगो यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है कांगो। अमूर, तो अमूर यह दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है। फिर है नील नदी, तो नील नदी यह है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है दुनिया की, तो वो है नील नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप यह संबंधित है बैडमिंटन से। राइट आंसर ऑप्शन डी, बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना है? तो ग्रामीण विकास योजना है इनमें से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तोताराम शर्मा यह पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद है? तो वास्तुकला की पंचायतन शैली में 5 मंदिर
स्थित है। ठीक है, महाराज मंदिर मौजूद है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सबसे पहला, संविधान का पालन करना और उसके आदर्श का सम्मान करना, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर भाईचारे को बढ़ावा देना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। फिर है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा का निश्चित कार्यकाल डैश वर्ष है और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, टैकल पॉइंट शब्द डैश से संबंधित है। तो टैकल पॉइंट शब्द संबंधित है कबड्डी से। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? तो भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल घोषित की गई है? तो कभी भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कभी भी नहीं। ओके, तो ये थी हमारी क्लास आज की। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।